फ्रॉम दिस वीडियो बेसिकली हम जो हैं दैट इज़ हम अपना शुरू करेंगे क्लाइमेट यूनिट को, ठीक है। ओके, सो शुरू करते हैं। सो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज़ अ कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में। सो कैन अ पर्सन लिव विदाउट एयर? क्या कोई पर्सन विदाउट एयर रह सकता है? हम बेसिकली फूड खाते हैं 2 और 3 टाइम्स अ डे एंड ड्रिंक वाटर मोर फ्रिक्वेंटली, पानी भी पीते रहते हैं, बट हम ब्रेथ करते हैं एवरी फ्यू सेकेंड। सो एयर जो है बहुत ज़्यादा इसेंशियल है टू द सर्वाइवल ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि ह्यूमंस हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं फॉर सम टाइम विदाउट फूड एंड वाटर के, बट नहीं सर्वाइव कर सकते इवन अ फ्यू मिनट्स विदाउट ब्रीदिंग द एयर। सो ये शो करता है कि रीज़न वाई वी शुड अंडरस्टैंड, इसलिए हमें बहुत एटमॉस्फेयर को ग्रेट डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ अ डिफरेंट गैसेज। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, हमारे बहुत सारे गैसेज होते हैं और ये इन्वॉल्व कर रही है हमारे अर्थ को ऑल अराउंड। इसमें हमारे लाइफ गिविंग गैसेज भी हैं जैसे कि ऑक्सीजन है ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, एंड कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट्स के लिए। जो एयर है वो एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे अर्थ के मास का, एंड 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ के सरफेस से, ठीक है। तो जो 99% जो हमारा एटमॉस्फेयर है अर्थ का, वो हमारी 32 किलोमीटर के अंदर ही है, मतलब उसके अंदर ही सारी हवाएं वगैरह हैं। जो एयर होती है ऑफकोर्स वो कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस रहती है, एंड कैन बी फेल्ट ओनली व्हेन इट ब्लो, जबकि वो ब्लो करती है विंड की तरह, ठीक है। बेसिक चीज़ है ना। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की अगर मैं बात करूँ, सो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कंपोज ऑफ गैसेज है, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स बेसिकली उसमें होता है। तो 3 चीज़ें हैं, गैसेज है, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स हैं। जो प्रोपोर्शन है ऑफ गैसेज का वो चेंज होता है इन द हायर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारा प्रोपोर्शन है किसका, गैसेज का, वो उसमें बदलाव आते हैं हायर लेयर्स में ज़्यादा, इन सच अ वे दैट ऑक्सीजन विल बी ऑलमोस्ट इन नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर। मतलब जो गैसेज है ऑफकोर्स नियर टू द सर्फेस ज़्यादा रहेंगी, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वहाँ आपको कम मिलेंगी, राइट। जैसे कि आप ऑक्सीजन का एग्जांपल दे रखा कि 120 किलोमीटर के बाद वो होती ही नहीं है, ठीक है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो वाटर वेपर हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ ओनली अप टू 90 किलोमीटर रहते हैं फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको लिखते रहना कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो तब भी 120 किलोमीटर तक रह रहा है, लेकिन जो हमारा दैट इज़ कार्बन है, CO2 है, एंड हमारा दैट इज़ वाटर है, H2O लिख देती हूँ, H2O है, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ 90 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बेसिक चीज़ है बट पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं गैसेस की, आगे बात करते हैं दैट इज़ गैसेस की। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा वो बताया मेट्रोलॉजिकली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस है, एज इट इज़ ट्रांसपेरेंट होती हैं टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, बट ओपेक होती हैं टू द आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। का मतलब क्या है, जो सूर्य की सोलर से रेडिएशंस आ रही है तो उनको तो आने देती है, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल मतलब जो अर्थ से निकलती हैं रेडिएशंस वापस, जो वो गर्म हो जाता है तो उनको नहीं जाने देता है। सो इट ऑब्जर्व अ पार्ट ऑफ अ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट बैक सम पार्ट ऑफ इट्स टुवर्ड्स द अर्थ सर्फेस। तो कुछ को तो खुद में ऑब्जर्व कर लेता है, कुछ को वो रिफ्लेक्ट कर देता है टुवर्ड्स अर्थ सरफेस, और इसी को हम कहते हैं, इट्स लार्जली रिस्पॉन्सिबल, और वही हमारा दैट इज वाई उसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। जो वॉल्यूम ऑफ अदर गैसेज है वो कांस्टेंट रहता है, पर जो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपको पता है हैज़ बीन राइजिंग इन द पास्ट फ्यू डिकेड से बढ़ा जा रहा है, मेनली बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स की जलाने की वजह से। दिस हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एयर, इसकी वजह से जो हवा का टेम्परेचर है वो भी बढ़ा है। ओजोन एक अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का, जो कि हमारे बिटवीन 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक आपको मिलेगा अर्थ के सरफेस से, और एक तरीके से वो फिल्टर का काम करता है, ऑब्जर्व करता है अल्ट्रा वायलेट रेज रेडिएटिंग फ्रॉम द सन, जो हमारे निकल रही है अर्थ की हार्मफुल रेज है, तो उनको बेसिकली क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और एक तरह फिल्टर का काम करता है, एंड प्रिवेंट करता है कि वो अर्थ के सरफेस तक ना पहुंचे, ठीक है, प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। बेसिक चीज़ है। तो ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो आ रही हैं रेडिएशंस को तो उनको तो आने देती है, लेकिन जो जा रही होती है उनको जाने नहीं देती है। CO2 की खास बात है, मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को लिख दिया, ठीक है। आगे चलते हैं वाटर वेपर के बारे में। सो जो वाटर वेपर है वो हमारा एक वेरिएबल गैस है एटमॉस्फेयर में। वेरिएबल गैस का मतलब क्या होता है कि मतलब हर जगह सेम ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, वो डिक्रीज़ करती है विद एल्टीट्यूड भी। तो बेसिक चीज़ है कि वाटर वेपर क्या करेगी, डिक्रीज़ विद एल्टीट्यूड, ठीक है। इन वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स में अगर आप देखोगे जहाँ पे जो है बारिश ज़्यादा होती है, जहाँ पे गर्माहट है, तो इट मे अकाउंट फॉर 4% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम हो सकती है, वाइल इन द डे ड्राई एंड द कोल्ड एरियाज ऑफ द डेजर्ट एंड पोलर रीजन्स में वो लेस देन 1% ऑफ द ईयर भी होती है। इसका मतलब है कि वो 1 से लेके, तो अगर इसका रेंज देखे सो 1% से लेके ऑफ द ईयर से लेके 4% के बीच में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जहाँ ऑफकोर्स जहाँ पे वेट एंड हमारा वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स होगा तो वहाँ पे हवा में हमारा मॉइस्चर ज़्यादा होगा, है ना, वाटर वेपर ज़्यादा होगा। वहीं पे जो ड्राई एंड कोल्ड एरियाज है वहाँ पे कम होगा। बेसिक चीज़ है। जो वाटर वेपर है वो डिक्रीज़ करता है फ्रॉम इक्वेटर से टुवर्ड्स द पोल, बेसिक चीज़ है, वही चीज़ है।
ये भी ऑब्जर्व करता है पार्ट ऑफ द सोलर इंसोलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व द अर्थ्स रेडिएटेड हीट। तो ध्यान रखना ये ऑब्जर्व कर रहा है, दिस इज ऑब्जर्विंग द पार्ट ऑफ द इंसोलेशन फ्रॉम द सन, जो सन से आ रही है उसको भी ऑब्जर्व कर रहा है एंड प्रिजर्व कर रहा है अर्थ की रेडिएटेड हीट को भी। सो इट डज एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट अलाउइंग द अर्थ नीदर टू हॉट और टू कोल्ड, है ना, और नॉट टू कोल्ड। तो ये एक तरीके से ब्लैंकेट का काम कर रहा है, तो ना ही तो अर्थ को ज़्यादा गर्म होने देगा, ना ही ये ठंडा होने देगा। वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी एंड द इंस्टेबिलिटी इन द एयर को भी ये मेंटेन करके रखता है। अगली बात करते हैं हम डस्ट पार्टिकल्स की। सो एटमॉस्फेयर में आपको पता है एटमॉस्फेयर हैज अ सफिशिएंट कैपेसिटी टू कीप द स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स। हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी क्षमता है कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी अपने पास रख सकता है, विच में ओरिजिनेट फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज एंड इंक्लूड सी सॉल्ट, जो कि शायद डिफरेंट सोर्सेज से हो और इंक्लूड करे सी सॉल्ट को भी, है ना। ये सारी चीज़ें करती हैं, सी सॉल्ट, फाइन सॉइल, स्मोक सूट, ऐश, पोलन, डस्ट एंड डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ द मीटियोर्स। इन सबको ये छोटी छोटी चीज़ें जो है इनके पार्टिकल्स आपको एटमॉस्फेयर में जनरली देखने को मिलेंगे, ठीक है, बेसिक चीज़ है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स आर जनरली कंसनट्रेटेड होते हैं लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में, ठीक है, नीचे की तरफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। येट कन्वेंशनल एयर करंट्स में ट्रांसपोर्ट दैम टू ग्रेट हाइट, लेकिन अगर जो कन्वेंशनल एयर करंट होती हैं तो वो उनको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो लोअर लेयर में क्यों है? बिकॉज ऑफ द वेट, राइट। जो हायर कंसनट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स है वो आपको सब ट्रॉपिकल में देखने को मिलेगा एंड टेम्परेट रीजन में, क्योंकि वहाँ पे ड्राई विंड्स चलती हैं एज कंपेरिजन टू द इक्वेटोरियल ऑन द पोलर रीजन। तो पोलर रीजन पे तो लोग ही नहीं है, तो डस्ट कहाँ से आएगा? इक्वेटोरियल रीजन पे क्या होता है कि ऑलरेडी ज़मीन में पानी इतना होता है कि वो पार्टिकल्स को ऊपर उठने ही नहीं देते, तो गीला रहता है ना, वेट रहता है। दैट इज सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेंगे? सो हाईएस्ट कहाँ पे मिलेंगे आपको? ये सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स में आपको हाईएस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। डस्ट एंड जो सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई अराउंड विच वाटर वेपर कंटेंस टू प्रोड्यूस द क्लाउड्स। इसका मतलब क्या है? जो डस्ट है, जो छोटे छोटे कण हैं, है ना, मिट्टी के या फिर सॉल्ट पार्टिकल्स हैं, वो एक तरीके से हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई मतलब न्यूक्लियाई का काम करते हैं, जिसके अराउंड जो है वाटर वेपर कंडेंस होता है और जिससे हमारे फर्दर प्रोड्यूस होते हैं क्लाउड्स, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर की अगर मैं बात करूँ तो एटमॉस्फेयर में जो है वो कंसिस्ट करता है डिफरेंट लेयर्स विद वेरिंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर। जिनका जो डेंसिटी है वो अलग है, जिनका जो टेम्परेचर है वो अलग है। जो डेंसिटी है वो हाईएस्ट नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ है एंड डिक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इस बारे में कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 32 किलोमीटर में ही 90% है, तो उसका मतलब है सरफेस के पास वो डेंसर रहता है और जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वो थोड़ा सा लेस डेंसर होता जाता है। जो कॉलम है हमारा एटमॉस्फेयर का वो डिवाइडेड है 5 डिफरेंट लेयर्स में डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर कंडीशन। तो टेम्परेचर कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने बेसिकली 5 कॉलम बनाए हैं एटमॉस्फेयर के। ये हमारे ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है। अगर मैं बात करूँ ट्रोपोस्फेयर की, हमारी लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, सबसे नीचे वाली है। इसकी एवरेज हाइट अगर आप देखोगे तो 13 किलोमीटर है एंड एक्सटेंड रफली टू द हाइट ऑफ 8 किलोमीटर नियर द पोल, लेकिन पोल के पास बहुत कम होती है, एंड 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर, ठीक है। तो एवरेज तो 13 है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि पोल्स के पास ये क्या है, कम है, और हमारी इक्वेटर के पास ज़्यादा है। सो अब ऐसा क्यों है? थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एज द इक्वेटर। इसका रीजन है बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय द स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट की, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट होती है। सिंपल सी चीज़ है ना, पढ़ते आए हैं कि इक्वेटर पे क्या होता है, हमारी दैट इज एयर राइज करती है, दैट इज वाई, ठीक है। द लेयर कंटेन, इसमें हमारे डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर भी होते हैं। तो पूछ लेंगे अगर कौन सी लेयर में होते हैं, तो इसी लेयर में हमारे होते हैं। इन सारी चीज़ों को लिखते चलना है। जितने भी चेंजेस हमारे क्लाइमेट एंड वेदर में होते हैं तो इसी लेयर में होते हैं। जो टेम्परेचर होता है इस लेयर का वो डिक्रीज करता है एट द रेट पे नहीं जाएंगे बट ठीक है, ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट पे। मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर्स ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जितना भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है वो सभी हमारी इसी में हो रही है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है, बेसिक चीज़ है। जोन सेपरेटिंग, ठीक है, जोन जो सेपरेट करता है ट्रोपोस्फेयर को एंड फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर, उसको हम कह रहे हैं दैट इज अ ट्रोपोपोज कह रहे हैं, ठीक है, ट्रोपोपेज कह रहे हैं, ठीक है। जो एयर टेम्परेचर एट द ट्रोपोस्फेयर वो हमारा कितना है, -80 डिग्री ओवर द इक्वेटर एंड अबाउट -45 डिग्री ओवर द पोल्स होता है। तो बेसिक चीज़ बता रखी है कि हमारे इक्वेटर पे कितना होगा और पोल्स पे कितना होगा। तो आप देख सकते हो कि हमारे पोल्स पे जो है पोल्स पे कम है और इक्वेटर पे ज़्यादा है, ठीक है, बेसिक चीज़ बता के। टेम्परेचर हेयर इज नियरली कांस्टेंट एंड हैंस इट इज़ कॉल्ड द, यहाँ पे जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर पोज बोल रहे हैं। अगर थोड़ा सा अगर हम देखें डायग्राम में हेयर, तो यहाँ पे हमारा दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर है, तो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर। ऐसा क्यों है? बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, तो कहीं ऐसा आएगा जहाँ पे पॉज लगेगा, सो दैट इज़ यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है टेम्परेचर, राइट। जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये हमारा फाउंड अबव द ट्रोपोस्फेयर होती है और एक्सटेंड करती है अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इस हमारे स्ट्रेटोस्फेयर का वो है कि कंटेन करती है ओजोन लेयर को। और हमने पहले भी बात कर रखी है, ओजोन लेयर क्या करती है, ऑब्जर्व करती है हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एंड शील्ड लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम इंटेंस हार्मफुल एंड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लेयर क्या करती है, ऑब्जर्व करती है हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अपने आप में समाप्ति है और एक तरीके से शील्ड का काम करती है, छतरी का काम करती है लाइफ ऑन द अर्थ को, ठीक है,
हार्मफुल रे से बचाती है। जो मिसोस्फेयर है वो लाई करती है अब उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है, जो एक्सटेंड करी अप टू द आउट ऑफ 80 किलोमीटर। इन दिस लेयर वंस अगेन जो टेम्परेचर है वो स्टार्ट कर डिक्रीज करना शुरू हो जाता है विद एन इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, बिकॉज यहाँ पे एल्टीट्यूड बढ़ रहा है। यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर था वो स्ट्रेटोस्फेयर में अगर आप देखोगे तो वो इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने का क्या कारण है? बिकॉज ऑफ दी ओजोन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। एंड रीचेज अप टू -100 एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। बेसिक चीज़ बता रखी है, कुछ खास है। जो अपर लिमिट ऑफ मेसोस्फेयर है उसको हम मिसोफोर्स बोल रहे हैं। वही सेम चीज़ है कि यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ रहा था, है ना, स्ट्रेटोस्फेयर में। मिसोस्फेयर में हमारा कम हो रहा था, थर्मोस्फेयर में फिर बढ़ेगा, तो उसके बीच में एक पॉज आएगा। बेसिक चीज़ बता रखी है। उसके बाद जो हमारा आइनोस्फेयर है वो लोकेट होता है हमारा अबव द मिसोस्फेयर के। ये हमारे कंटेन करता है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जिसको हम आयंस कहते हैं, एंड हेंस इट इज़ नोन एज इसको आइनोस्फेयर कहा गया है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। जो रेडियो वेव्स आती हैं हमारी वो ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम द अर्थ, है ना, वो ट्रांसमिट फ्रॉम द अर्थ से निकलती हैं रेडियो वेव्स और यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक करती हैं अर्थ की तरफ ही, ठीक है। टेम्परेचर हेयर स्टार्ट इंक्रीजिंग। यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। सो जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है अबाउट द थर्मोस्फेयर, जो थर्मोस्फेयर की भी ऊपर है, उस लेयर को हम क्या कह रहे हैं? एक्सोस्फेयर कह रहे हैं, ठीक है। इज नोन एज एक्सोस्फेयर। दिस इज द, ये हमारी कब से हाईएस्ट लेयर है, बट वेरी लिटिल नोन अबाउट इट, हमें ज़्यादा नहीं पता। वट एवर कंटेंट आर देयर वो एक्सट्रीमली रेरीफाइड है इन दिस लेयर, मतलब ज़्यादा हमें पता नहीं है, ज़्यादा कंटेंट भी नहीं है। ग्रेजुअली मर्जेज विद और मर्ज हो जाती है आउटर स्पेस के साथ। ऑल्दो जितनी भी लेयर्स हमारे एटमॉस्फेयर की हैं मस्ट बी एक्साइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन अस, हमारे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जोग्राफर्स जो है ज़्यादा कंसर्न रहते हैं फर्स्ट 2 लेयर्स के साथ, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दैट इज़ द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट। सो जो मेन एलिमेंट है एटमॉस्फेयर के विच इज सब्जेक्ट टू चेंज एंड इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन लाइफ को अर्थ पे, है ना, जो ऐसी चीज़ें एटमॉस्फेयर में जो हो रही हैं, ठीक है, उनसे कहना कि हमारी ह्यूमन लाइफ पे इंपैक्ट पड़ रहा है। वो हमारी टेम्परेचर है, प्रेशर, विंड्स है, ह्यूमिडिटी है, क्लाउड से प्रेसिपिटेशन है, एंड इन्हीं एलिमेंट्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो जैसे कि ये इसको थोड़ा सा देख लें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कॉन्स्टिट्यूट द मेजर पोर्शन, तो सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन हमारा नाइट्रोजन का होता है। एटमॉस्फेरिक लेयर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग है ना, कौन सी लेयर है सबसे इंपॉर्टेंट? दैट इज़ हमारा कौन सी है? दैट इज़ अ ट्रोपोस्फेयर, सबसे ज़्यादा तो इसके वाले इंपॉर्टेंट है। सी सॉल्ट, पोलन ऐश, स्मोक, सूट, फाइन, ये सब किसके साथ एसोसिएटेड है? हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना। ऑक्सीजन गैस जो है नेग्लेबल क्वांटिटी में एट द हाइट ऑफ टेम्परेचर, किसके बाद? हमारे एटमॉस्फेयर में 120 किलोमीटर के बाद नहीं दिखती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड ओपेक, वही पूछ लिया है, वही लाइन है कि आने तो देगा लेकिन जाने नहीं देगा। ऑलरेडी टॉक अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिक चीज़ें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज अ सोलर रेडिएशन एंड द हीट बैलेंस एंड द टेम्परेचर, ठीक है। सो डू यू फील अराउंड एयर एंड डू यू, क्या आपको फील होता है? डू यू नो कि वी लिव एट द बॉटम ऑफ द ह्यूज पाइल ऑफ एयर, के हमारे ऊपर बहुत सारा एयर है, हम उसके नीचे रह रहे हैं। वी इनहेल एंड एक्सेल बट वी फील द एयर व्हेन इट इज द मोशन। हम उसको इनहेल भी करें, एक्सेल भी करें, लेकिन जब वो मोशन होती है तो हमें पता चलता है। इट मीन्स एयर इज इन द मोशन इज विंड। जो एयर है हमारी हवा में जो है मोशन में होती है तो उसको हम विंड कहते हैं, और जब विंड चलती है तो हमें फील होती है। सो यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फैक्ट दैट अर्थ इज सराउंडेड बाय द एयर। हम ऑलरेडी बात करके आ गए हैं, अभी पिछले चैप्टर में देखा था कि एयर, हमारा जो अर्थ है वो पूरा सराउंडेड है बाय द ब्लैंकेट ऑफ एयर, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। दिस एनवेलप ऑफ एयर इज एटमॉस्फेयर विच इज कंपोज, जिसके अंदर जो है जो कि कंपोज है बहुत सारी न्यूमरस गैसेस के साथ। दीज गैसेस सपोर्ट करती हैं लाइफ ओवर द अर्थ के सर्फेसिस से, वही जो हमारी है ये गैसेस क्या है, सपोर्ट कर रही हैं लाइफ को। जो अर्थ है रिसीव करता है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी सन से ही हम एनर्जी रिसीव करते हैं। जो अर्थ है इन टर्न रेडिएट बैक टू स्पेस द एनर्जी रिसीव द फ्रॉम द सन। लेकिन जो अर्थ क्या करता है, अगर जो भी एनर्जी आती है वो वापस उसको रेडिएट बैक कर देता है, ठीक है, कुछ भी रखता नहीं है। सो एज अ रिजल्ट जो अर्थ है वो ना ही तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ना ही वो कूल डाउन होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम। और ये भी बात होती है कि जो अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करता है हमारा डिफरेंट पार्ट अर्थ का वो सेम भी नहीं होता है। ये वेरिएशन जो है यही कॉज करते हैं कहीं ना कहीं प्रेशर डिफरेंसेस को, लो प्रेशर हाई प्रेशर एटमॉस्फेयर में, एंड दिस लेड टू द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन रीजन टू द अदर बाय द विंड्स। और जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो विंड चलती है और उससे हीट ट्रांसफर होती है। दिस चैप्टर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। इस चैप्टर में आप ये देखेंगे कि हीट कैसे हो रहा है, कूल कैसे हमारा एटमॉस्फेयर, एंड द रिजल्टेंट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, और हमारा टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है अर्थ के सर्फेस पे। सबसे पहले बात करते हैं सोलर रेडिएशन की। जो अर्थ का सर्फेस है वो रिसीव करता है मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी शॉर्ट वेवलेंथ की फॉर्म में। तो ध्यान रखना, शॉर्ट वेवलेंथ हम किसको कह रहे हैं, हमारे इसको कह रहे हैं दैट इज सोलर रेडिएशन को कह रहे हैं। द एनर्जी रिसीव बाय द अर्थ इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो एनर्जी हम रिसीव कर रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन कह रहे हैं, ठीक है। अलग अलग नाम है विच इन शॉर्ट, इनको शॉर्ट में हम इंसोलेशन भी कहते हैं। तो एक ही बात है ना, शॉर्ट वेवलेंथ, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन, तो हमारी एक ही बात है। एज अ अर्थ इज जियोइड रिसेंबलिंग अ स्पेरे, मतलब जियोइड जो शेप है हमारे अर्थ की, तो जो सन की रेज है फॉल करती है ऑब्लिकली एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ इंटरसेप्ट अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द सन्स एनर्जी, ठीक है।
तो जो सन की रेज है वो ऑब्लिकली मतलब है सीधा सीधा नहीं, थोड़ी स्लांटिंग वे में टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर से जो है, अच्छा फॉल ऑब्लिकली एट द टॉप ऑफ द, हाँ ऑब्लिकली आती है हेयर, एंड अर्थ जो है इंटरसेप्ट करता है वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, लेकिन उसमें से ऑब्लिकली का मतलब है कि वो पूरी नहीं आ सकती है, थोड़ी बहुत आती है, ठीक है। ऑन द एवरेज जो हमारा अर्थ है वो रिसीव करता है फलाना फलाना जो है 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर पर मिनट एट द टॉप ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर। तो बेसिक चीज़ है, कुछ खास इसको याद नहीं करना बट समझ लेना है, ठीक है। तो इतना हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। जो सोलर आउटपुट है वो रिसीव करते हैं एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरी स्लाइटली इन अ ईयर ड्यू टू द वेरिएशंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। जो हमारा सोलर आउटपुट मतलब जितनी सोलर एनर्जी हमें रिसीव हो रही है एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर के ऊपर, जितनी भी हमारी सोलर एनर्जी आ रही है वो स्लाइटली वेरी करते हैं ईयर में भी। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस जो हमारे अर्थ एंड सन के बीच में वो बदलता है ड्यू टू इट्स रिवोल्यूशन। जब हमारा अर्थ रिवोल्यूशन करता है अराउंड द सन, जो अर्थ है वो फार्देस्ट होता है फ्रॉम द सन, दैट इज ऑन द 4th जुलाई। तो ये क्वेश्चन आ सकता है 4th जुलाई को होता है कब? सो दिस पोजिशन ऑफ दैट इज कॉल्ड एपेलियन। तो एपेलियन 4th जुलाई को क्या बन रहा है? एपेलियन बन रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ऑन दी 3rd जनवरी को जो अर्थ है वो हमारा नियरेस्ट टू द सन होता है, सबसे ज़्यादा पास होता है, दिस पोजीशन को हम पेरिलियन कहते हैं। तो पी फॉर पेरिलियन, पी फॉर पास, ऐसे याद रख लेंगे, और वो तुम्हारा 3rd जनवरी को होता है, ठीक है। सो देयर फोर जो हमारा एनुअल इंसोलेशन रिसीव होंगी बाय द अर्थ ऑन 3rd जनवरी वो स्लाइटली मोर देन द अमाउंट ऑफ होंगी जो कि रिसीव हुई 4th जुलाई में। मतलब जो हमारी सोलर इंसोलेशन है, बिकॉज अगर पास ज़्यादा है तो ज़्यादा उस दिन रिसीव होगा। हाउ एवर जो इफेक्ट ऑफ दिस वेरिएशन है इन द सोलर आउटपुट इज मास्क्ड बाय अदर फैक्टर्स लाइक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, सी एंड द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। लेकिन जो उसका इफेक्ट है वो हमारे ऊपर कितना पड़ेगा वो और भी चीज़ों पे जो है डिपेंड करता है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन कितना है लैंड एंड सी का, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। हैंस दिस वेरिएशन इन द सोलर आउटपुट डज नॉट हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन डेली वेदर चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। दैट इज़ वाई जो हमारा वेरिएशन है सोलर आउटपुट में इतना ज़्यादा ग्रेट इफेक्ट हमारे डेली वेदर चेंजेस पे नहीं देखने को मिलता है। वेरिएबिलिटी ऑफ इंसुलेशन एट द सर्फेसेस ऑफ द अर्थ, मतलब हम देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है। जो अमाउंट है, जो इंटेंसिटी है इंसुलेशन की, वो वेरी करती है ड्यूरिंग अ डे, इन अ सीजन एंड ईयर में भी। एक दिन में भी कर सकती है, साल में भी कर सकती है, एंड पूरे सीजन में भी कर सकती हैं, ठीक है। ये जो फैक्टर्स हैं जो वेरिएशंस कराते हैं वो कौन कौन से हैं? सो दीज द फैक्टर्स दैट कॉज दीज वेरिएशंस आर, सबसे पहला है रोटेशन ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का रोटेशन है, जब अर्थ रोटेशन करेगा तो एक साइड पे उसको एनर्जी मिलेगी, एक साइड पे नहीं मिलेगी। जो एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द सन का सन्स रेज है, मतलब क्या एंगल बन रहा है, ठीक है। तो उसके पोल्स पे बहुत स्लांटिंग बनता है, इक्वेटर पे स्लांटिंग नहीं बनता, तो इक्वेटर पे ज़्यादा आती है, पोल्स पे कम जाती है, ठीक है। लेंथ ऑफ द डे, दिन की लेंथ कितनी है, अगर ज़्यादा है तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा रिसीव करेगी। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमारा एटमॉस्फेयर कितना ट्रांसपेरेंट है, बिकॉज हमारे जो क्लाउड्स वगैरह होते हैं उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैंड इन टर्म ऑफ इट्स एक्सपेक्ट, कॉन्फ़िगरेशन बनावट कैसी है हमारी लैंड की, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। एंड द लास्ट टू हाउएवर उनका ज़्यादा दैट इज इन्फ्लुएंस नहीं होता, ज़्यादा किसका होता है? हमारे रोटेशन का, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का, एंड लेंथ ऑफ द डीप का। द फैक्ट द अर्थ का एक्सेस जो है एक एंगल बनाता है ऑफ 66 डिग्री एंड हाफ का विद द पैनल विद द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स। तो जितना एंगल हमारा बनता है अर्थ एक्सेस का है ना, इसके अकॉर्डिंग वो क्या है एंड इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, उसका काफ़ी ग्रेटर इन्फ्लुएंस होता है कितनी अमाउंट ऑफ इंसुलेशन वो रिसीव करेगा डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे। जो सेकंड फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ इंसुलेशन को, है ना, और दूसरा कौन सा फैक्टर है जो डिटरमाइन करेगा कि कितना इंसुलेशन आएगा रिसीव, इज द एंगल ऑफ, वो कौन सा एंगल है? दैट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रेज, है ना। वही चीज़ मैंने बताई, ठीक है, कि इंक्लिनेशन ऑफ द रेज की किस तरीके से रेज जो है वो जाएंगी। और ये भी हमारा डिपेंड किस चीज़ पे करता है? लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस पे करता है। हायर द लैटिट्यूड लेस इज द एंगल दे मेक विद द सरफेस ऑफ अ अर्थ रिजल्टिंग इन अ स्लांट रेज। तो जितना ज़्यादा हायर लैटिट्यूड होगा उतना ज़्यादा स्लांट रेज होंगी, और जो एरिया कवर्ड होगा बाय द वर्टिकल रेज इज ऑलवेज लेस देन द स्लांट रेज। और वहीं पे जो हमारा वर्टिकल रेज है वो कहाँ बनेंगे? इक्वेटर के पास, तो वो कम एरिया कवर करेंगे, ठीक है। सो इफ मोर एरिया इज कवर्ड द एनर्जी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द नेट एनर्जी रिसीव पर यूनिट एरिया डिक्रीजेज। अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर हमारी जो सन की एनर्जी है वो कम एरिया पे आती है तो कम डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो वहाँ पे ज़्यादा फील होगी। लेकिन अगर वो डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से हो जाती है तो फिर वो कम फील होती है ना, कम फील होती है। लेकिन अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती तो वो ज़्यादा फील होती है, ठीक है। वही बात बता रही है। मोर ओवर द स्लांट रेज आर रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द ग्रेटर डेप्थ ऑफ एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन मोर ऑब्जर्वेशन, स्कैटरिंग एंड डिफ्यूजन। लेकिन इतना सिंपल नहीं है, जब हमारी रेज आती हैं तो उनको पास करना पड़ता है बहुत ज़्यादा ग्रेट डेप्थ ऑफ द एटमॉस्फेयर की सारी लेयर्स को वो क्रॉस करती हैं, और उसके चलते बहुत सारे अदर फिनोमेनास भी होते हैं, जैसे कि ऑब्जर्प्शन होना, स्कैटरिंग होना एंड डिफ्यूजन होना, ठीक है। तो बता रखा है दैट इज़ अ समर सोलिस्टाइल। समर सोलिस्टाइल में हमारी जो सनरेज है वो कहाँ पे? वर्टिकली आती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आती हैं, ठीक है। बाकी पे आप देख सकते हो स्लांट रेज इस तरीके से होती है, ठीक है। यहाँ पे स्लांट रेज आती हैं, यहाँ पे भी हमारी स्लांट रेज आती हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो आ ही नहीं पाती, है ना,
हमने देखा था कि साउथ पोल पे जब समर सॉलिस्टाइस आता है, मतलब ऊपर समर चल रहे हैं, तो उसका मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फोकस है, तो यहाँ तक सनलाइट हमारी पहुँच ही नहीं पाती, यहाँ पे नाइट रहता है ट्रॉपिक ऑफ साउदर्न पोल पे, ठीक है। नाउ बात करते हैं पैसेज ऑफ अ सोलर रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर है वो लार्जली ट्रांसपेरेंट है टू द शॉर्ट वेव जो है रेडिएशन, मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो आराम से आने देता है हमारी शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन को, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आने दे रहा है द इनकमिंग सोलर रेडिएशन पास थ्रू द एटमॉस्फेयर बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस, लेकिन जब वो सोलर इंसुलेशन हमारी रिसीव करेगा अर्थ की सरफेस पे, तो उससे पहले वो एटमॉस्फेयर की लेयर से होकर आएगी। सो विद इन द ट्रोपोस्फेयर वाटर वेपर ओजोन एंड अदर गैसेज ऑब्जर्व मच ऑफ द जो है नियर इंफ्रारेड रेडिएशंस, उनको हम इंफ्रारेड रेडिएशंस भी बोलते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना सोलर रेडिएशंस को। तो क्या कह रहे हैं कि जो हमारी जो वो एटमॉस्फेयर से गुजर के आ रही है, तो उस टाइम पे वाटर वेपर ओजोन और कुछ हमारी गैसेस हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था, वो ऑब्जर्व कर लेंगी इन सारी रेडिएशंस को। वेरी स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द ट्रोपोस्फेयर स्कैटर द विजिबल स्पेक्ट्रम बोट टू द स्पेस एंड टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, और कुछ हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, है ना, हमने देखा था ट्रोपोस्फेयर में, जो स्कैटर करेंगे विजिबल स्पेक्ट्रम को, मतलब जब लाइट आएगी उनसे टकराएगी तो एक तरीके का स्पेक्ट्रम क्रिएट करेंगे, बोट टू द स्पेस मतलब एंड टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, एंड दिस इसी प्रोसेस से क्या होगा, कलर ऐड होगा टू द स्काई, एंड जो रेड कलर है हमारी राइजिंग एंड सेटिंग सन का, एंड जो ब्लू कलर है हमारी स्काई का, वो रिजल्ट है स्कैटरिंग का ऑफ लाइट विद इन द एटमॉस्फेयर। तो जब हमारी लाइट आती है तो क्या क्या हो रहा है, दो चीज़ें हो रही है, एक तो ऑब्जर्वेशन हो रहा है ना, हमारी गैसेस कर रही है ना, वाटर वेपर वगैरह कर रहे हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स है वो स्कैटरिंग करता है जिससे कि कलर ऐड होता है टू द स्काई, ठीक है। दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है। ना बात करते हैं स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इंसुलेशन एट द अर्थ के सरफेस पे, है ना। इंसुलेशन जो रिसीव होती है एट द सरफेस वो वेरी करती है फ्रॉम अबाउट 320 वॉट इन द ट्रॉपिक्स टू द अबाउट 70 वॉट इन द पोल्स, मतलब वो बता रहा है जो इंसुलेशन रिसीव करता है सरफेस पे वो भी वेरी कर रही है। तो आपको पता है कि ट्रॉपिक्स पे 320 वॉट है, एन एग्जाम्पल दे रखा है ना, वहीं पे जो पोल्स पे वो रिसीव करती है वो 70 वॉट करती है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, 320 वॉट कर रही है ट्रॉपिक्स पे एंड 70 वॉट कर रही है पोल्स पे, ठीक है। जो मैक्सिमम इंसुलेशन है वो रिसीव होती है ओवर द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, सबसे ज़्यादा कहाँ पे आती है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट पे आती है, जहाँ पे हमारी क्लाउडीनेस एकदम लीस्ट होती है। इसका मतलब क्या है कि क्लाउड आने नहीं देते हैं हमारे सोलर जो है इंसुलेशंस को। इक्वेटर रिसीव कंपेटिवली लेस इंसुलेशन दैन द ट्रॉपिक्स, लेकिन ट्रॉपिक्स की कंपेटिवली इक्वेटर पे कम है। ऐसा क्यों है, बिकॉज इक्वेटर पे क्या होते हैं, क्लाउड्स होते हैं। जनरली एट द सेम लैटिट्यूड द इंसुलेशन इज मोर ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ओवर द हमारी ओशंस। अगर हम बात करें अगर सेम ही लैटिट्यूड पे ओशंस पे ज़्यादा हमारी सोलर इंसुलेशन आएगी या फिर लैंड पे, तो किस पे आएगी, तो ऑफकोर्स वो हमारी किस पे आएगी, मोर ओवर द कॉन्टिनेंट्स पे, लैंड पे ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू ओशंस। इन विंटर में जो मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड्स हैं वो रिसीव करेंगे लेस रेडिएशन दैन इन समर। तो बेसिक सी चीज़ें कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं दो चीज़ें यहाँ पे लिखूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है वो क्या है, दैट इज़ कि सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे आएगी या फिर सब ट्रॉपिक्स पे आएगी। तो इक्वेटर पे कम आएगी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, इक्वेटर पे कम आएगी हमारी, है ना, ट्रॉपिक्स पे ज़्यादा आएगी, ट्रॉपिक्स पे ज़्यादा आएगी सोलर इंसुलेशन। प्लस में हमारे दैट इज़ लैंड पे ज़्यादा आएगी और हमारे ओशंस पे कम आएगी। तो ये दो पॉइंट जो है हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हीटिंग एंड द कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो देयर आर डिफरेंट वेज है हीटिंग एंड द कूलिंग, मतलब किस तरीके से हीट होता है, किस तरीके से कूल होता है हमारा एटमॉस्फेयर। जो अर्थ है आफ्टर बीइंग हीटेड बाय इंसुलेशन ट्रांसमिट द हीट टू द एटमॉस्फेरिक लेयर नियर टू द अर्थ इन अ लॉन्ग वे ऑफ। तो होता क्या है, जो हमारा अर्थ होता है ना, जब वो गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज इंसुलेशन लगातार आती जाती है, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है साइंस का, वो कहता है कि जब भी एक बॉडी जो होती है वो बहुत गर्म होती है तो वो अपनी हीट को रेडिएट करना शुरू हो जाती है, निकालना शुरू हो जाती है। तो ऐसा ही अर्थ के साथ भी होता है। तो वो हीट हो गया है, उसके बाद वो ट्रांजिट करेगा हीट टू द एटमॉस्फेरिक लेयर नियर टू द अर्थ इन अ लॉन्ग वेव की फॉर्म में। तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग वेव कहते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। द एयर इन कॉन्टैक्ट with the land gets heated slowly and the upper layers in contact with the lower layer also get heated। तो होता क्या, जो एयर कांटेक्ट में है विद द लैंड वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। उसके बाद जो जैसे कि ये हमारा अर्थ का सरफेस है, तो यहाँ पे गर्मी है, हीट है, तो यहाँ से पहले ये वाली लेयर गर्म होगी, फिर इस लेयर के कांटेक्ट में जो ये वाली लेयर है वो गर्म हो जाएगी, फिर उसके लेयर में, तो इस तरीके लेयर बाय लेयर, है ना, लेयर बाय लेयर हॉरिजेंटली क्या होंगी, गर्म हो रही है लेयर्स। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन कहते हैं ना, कॉन्टैक्ट में आने से, है ना, कंडक्शन में का मतलब है कॉन्टैक्ट में आने से। सो कंडक्शन तब होता है जब दो बॉडीज ऑफ द अनइक्वल टेम्परेचर जो है कॉन्टैक्ट में आती हैं, है ना, एक दूसरे के साथ, और देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वार्मर टू द कूलर बॉडी, और कूल एक हॉट बॉडी से कूलर बॉडी की तरफ जो है फ्लो ऑफ द एनर्जी होता है। जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो कंटिन्यू रहता है अंटिल बोथ द बॉडीज अटेन द सेम टेम्परेचर और द कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन, या फिर तो कॉन्टैक्ट ब्रोकन हो जाए तब तक ये कंटिन्यू चलेगा, या फिर जब दोनों
का टेम्परेचर बराबर हो जाए। तो मतलब एक लेयर से जो दूसरी लेयर में गया था, तो अगर लेयर का पहली लेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो दूसरी का ठंडा है तो उसको वो बराबर टेम्परेचर पर करेगी जब तक वो अपना हीट को रेडिएट करेगी। सो कंडक्शन एक इंपॉर्टेंट है हीटिंग द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इस तरीके से वो जनरली कंडक्शन क्या हीट करता है, कंडक्शन हीट करता है लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर को, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, एयर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ है वो राइज करती है वर्टिकली ऑन हीटिंग इन द फॉर्म ऑफ करंट्स एंड फर्दर ट्रांजिट द हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमने एक और चीज़ देखी थी दैट इज हमने देखा था ना कि जो एयर का सर्कुलेशन जो जहाँ पे लो प्रेशर बनता है वहाँ पे जो हवा है वो वर्टिकली राइज करती है, ठीक है। तो जब वो वर्टिकली राइज करती है तब भी तो वो हमारी जो है अर्थ के जो एटमॉस्फेयर को उसको गर्म करती है। तो दिस प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग है ना एटमॉस्फेयर का, इसको हम क्या कन्वेक्शंस कहते हैं। भाई हमने बताया कि कन्वेक्शंस उठते हैं तो वही ये चीज़ है, सेम कन्वेक्शन करते हैं। कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कन्फाइंड ओनली टू द ट्रोपोस्फेयर, लेकिन जो हमारा कन्वेक्टिव ट्रांसफर है वो सिर्फ ओनली ट्रोपोस्फेयर तक ही होता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। जो ट्रांसफर ऑफ हीट है थ्रू द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर, इसको हम एडवेक्शन कहते हैं। जब हॉरिजेंटली होती है हमारी ट्रांसफर ऑफ हीट, जो हमारा जैसे कि हवाएं चल रही है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो जब उसमें हीट का ट्रांसफर होता है उसको हम कहते हैं एडवेक्शन कह रहे हैं। हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ द एयर इज रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट दैन द वर्टिकल मूवमेंट। और चीज़ का भी ध्यान रखना, हॉरिजेंटल का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा आता है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हॉरिजेंटल जो है अरे वेट अ मिनट, ठीक है। सो हॉरिजेंटल का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो इम्पैक्ट मैं ऐसे लिख देती हूँ, इम्पैक्ट है ना, इम्पैक्ट भी लिख देती हूँ जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे ट्रैप हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, हम उसको ऑलरेडी क्या करेंगे, लिखते हुए चलेंगे, राइट, लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। इम्पैक्ट जो है हॉरिजॉन्टल का ज़्यादा एज कम्पेयर टू वर्टिकली। सो मिडिल लैटिट्यूड्स में मोस्ट ऑफ द ड्यूरिनल डे एंड नाइट में जो वेरिएशंस है डेली वेदर में वो कॉज होती है एडवेक्शन से। इवन जो हमारा मिड लैटिट्यूड्स है तो इस पर जो इम्पैक्ट है उसमें जो दिन या रात में जो डेली वेदर है वो कौन कॉज कर रहा है, हमारा एडवेक्शंस ही कर रहे हैं। इन ट्रॉपिकल रीजन्स में पार्टिकुलरली इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग द समर जैसे कि लोकल सीजनल विंड्स भी चलती हैं, लू, जो आउटकम होता है एडवेक्शन प्रोसेस का, ठीक है। तो ध्यान रखना कि लू इज एन आउटकम ऑफ द एडवेक्शन प्रोसेस, ठीक है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, जो इंसोलेशन रिसीव करी अर्थ ने इन शॉर्ट वेव की फॉर्म में एंड हीट अप द सरफेस को गर्म कर देगी। सो द अर्थ बीइंग हीटेड इटसेल्फ बिकम अ रेडिएटिंग बॉडी एंड इट रेडिएट्स एनर्जी टू द एटमॉस्फेयर इन अ लॉन्ग वेव की फॉर्म में, ठीक है। तो अर्थ क्या होगा, गर्म हो जाएगा तो वो खुद भी एक रेडिएटिंग बॉडी बन जाएगा, मतलब खुद भी अपनी हीट को ट्रांसफर करेगा, रेडिएट करेगा एटमॉस्फेयर में लॉन्ग वेव की फॉर्म में। एंड दिस एनर्जी हीट अप द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द बिलो, जिससे क्या होगा, हमारा एटमॉस्फेयर जो है नीचे से गर्म होगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, और इन रेडिएशंस को क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कहेंगे, ठीक है। द लॉन्ग वेव रेडिएशंस इज ऑब्जर्व बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस पार्टिकुलरली बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस। अब होगा क्या, जब ये हमारी धरती से हमारी निकल रही होंगी ना, गर्माहट निकल रही होगी, तो उनको ट्रैप कर लेंगी कुछ ग्रीन हाउस गैसेस, है ना। तो ध्यान रखना इनको कौन सी गैसेस करें, ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बाकी गैसेस नहीं, वाटर वेपर वगैरह नहीं, ठीक है। दस द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय द अर्थ की रेडिएशन से। फिर जो एटमॉस्फेयर होगा वो कैसे गर्म होगा, हमारी जो अर्थ रेडिएशन दे रहा है तो उसकी वजह से गर्म होगा। एटमॉस्फेयर इन टर्न रेडिएट्स एंड ट्रांजिट द हीट टू द स्पेस। और जब एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उसको भी अपनी हीट निकालनी पड़ेगी, तो वो क्या करेगा, बाहर स्पेस में निकाल देगा। फाइनली द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन इज रिटर्न टू स्पेस देयरबाय मेंटेनिंग द कांस्टेंट टेंपरेचर एट द अर्थ सरफेस एंड इन द एटमॉस्फेयर। तो फाइनली जो अमाउंट जितने भी हमने हीट रिसीव किया था अर्थ से उसको हमने रिटर्न बैक कर दिया टू द स्पेस, देयरबाय अब जो है कांस्टेंट टेंपरेचर को हम मेंटेन कर पा रहे हैं एट द अर्थ के सरफेस में इन द एटमॉस्फेयर। हीट बजट ऑफ द प्लानट अर्थ, तो अगर हम हीट बजट की बात करते हैं तो फिगर 9.1 अगर आप देखोगे तो वो डिपेक्ट कर रहा है हीट बजट ऑफ द अर्थ, प्लानट अर्थ की। तो अगर थोड़ा सा 9.1 पे जाते हैं, ठीक है, 9.1 8.2 है, 9.2 अब पता नहीं, ठीक है, चलो खैर जो भी। सो ये आप देखोगे तो ये शॉर्ट वेव जो है रेडिएशन है, मतलब जो आने वाली है, ठीक है, जब आ रही है तो आप देख सकते हो कि है ना, इस अच्छे से इस फोटो को आपको समझना है, ठीक है। जब वो आ रही है, ठीक है, आ रही है ना, शॉर्ट वेव मतलब आ रही है, तो टोटल सोलर रेडिएशन 100% है, वो आ रही है तो वो हमारी कुछ तो क्लाउड्स उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं स्पेस में, है ना, क्लाउड्स कर देता है, कुछ अर्थ भी कर रहा है, अर्थ में जैसे कि जहाँ पे आइस वगैरह होती हैं, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। तो क्लाउड्स एंड आइस क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं सोलर रेडिएशंस को, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारी कुछ रेडिएशंस हमारी अर्थ के पास आ जाती हैं, कुछ हमारी बीच में ही एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, कुछ हमारी जो होती है स्कैटर्ड हो जाती है टू द स्पेस, है ना, स्कैटर्ड रेडिएशंस ऑब्जर्व बाय द अर्थ, ठीक है।
स्कैटर्ड रेडिएशंस है ना, बिखर जाती हैं कुछ रेडिएशंस, तो कुछ बिखर रही हैं, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं क्लाउड से है ना, कुछ बनावट से, कुछ हमारी एटमॉस्फेयर से जा रही है, कुछ हमारी अर्थ से टकरा के जा रही है, कुछ हमारी क्लाउड से टकरा के जा रही है, और कुछ हमारी एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व कर रहा है, कुछ हमारी जो है ऑब्जर्व हो रही हैं अर्थ के थ्रू। ठीक है, अब आगे देखते हैं लॉन्ग वेव। अगर हम देखें लॉन्ग वेव रेडिएशन में, तो जो आई थी, ठीक है, रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, अब क्या होगा, तो कुछ तो कंडेंसेशन के प्रोसेस से निकल जाएगी है ना, एटमॉस्फेयर में जाएगी, कुछ हमारी ट्रबलेंस एंड कन्वेक्शन के प्रोसेस से जाएगी, कुछ हमारी रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ जो है बेसिकली रेडिएट हो जाएगी टू द अर्थ है ना, मतलब स्पेस में वापस चली जाएगी, कुछ हमारी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, तो कुछ तो हमारी डायरेक्टली फ्रॉम दी अर्थ जो है स्पेस में चली जाएगी, कुछ हमारी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, और कुछ जाएगी कैसे, कंडेंसेशन के माध्यम से, टर्बुलेंस के माध्यम से, इस तरीके से जाएगी। ठीक है, बेसिक चीज़ बता रखी है। सो जो अर्थ है एज अ होल डज नॉट एक्यूमुलेट और लूज हीट, वो एक तरीके से ना ही तो इकट्ठा करेगा ना ही उसको लूज करेगा, इट जस्ट मेंटेन इट्स टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, एंड दिस कैन happen only if the amount of heat received in the form of insulation equal to the amount lost by the earth through the terrestrial radiation। और वो तब हो सकता है जब जितनी हमने हीट रिसीव करी है इंसुलेशन की फॉर्म में वो इक्वल हो जितनी हम हीट लॉस करेंगे थ्रू द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। कंसिडर दैट द इंसुलेशन रिसीव जो हुई है टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर वो 100% है, मतलब 100% आई है, वाइल पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर कुछ जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिफ्लेक्ट एंड स्कैटर्ड हो रही है एंड ऑब्जर्व हो रही है, कुछ हमारी रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ स्कैटर्ड हो रही है, कुछ ऑब्जर्व हो रही है, ओनली द रिमेनिंग पार्ट, उसके अलावा जो बच गया वो हमारी अर्थ के सरफेस में जाती है। तो रफली 35 जो यूनिट है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है टू द स्पेस इवन बिफोर रीचिंग द अर्थ के सरफेस के पहुंचने से पहले। ठीक है, उसमें से जो 27 ऑफ दीज 27 यूनिट्स रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लाउड्स एंड 2 यूनिट्स फ्रॉम द स्नो एज आइन कवर्ड एरियाज ऑफ दी अर्थ। तो बता रहा है कि जितनी आई है ना 100% आई, तो 100% जो आई थी ना, जो 100% आई थी, तो उसमें से कुछ अर्थ के सरफेस से चली गई, कुछ क्लाउड से चली गई, इस तरीके से करते करते हमारी 35 यूनिट डायरेक्टली चली जाती है ना, अर्थ के सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाती। ठीक है, अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच रही है, सॉरी आते हुए जा रही है, हमने ये तो देखा था डायग्राम में, तो जो आ रही है ना आते वक्त ही है ना, यहाँ से आ रही है, तो आते वक्त ही इस तरीके से क्लाउड वगैरह में रिफ्लेक्ट हो रही है या फिर ग्राउंड से रिफ्लेक्ट हो रही है, ऑब्जर्व नहीं हो रही। इसका मतलब है 35 हमारी रिफ्लेक्ट बैक होगी, किसकी वजह से हो रही है, 35 हमारी किसकी वजह से हो रही है, 35 किस वजह से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स एंड बिकॉज ऑफ द स्नो एंड आइस कवर्ड एरियाज, एंड दिस रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन, इसको हम क्या कहते हैं, अल्बीडो ऑफ द अर्थ करते हैं, क्या कहते हैं, अल्बीडो ऑफ द अर्थ कहते हैं। सो दैट इज वाई वी इंपॉर्टेंट है कि स्नो ज़्यादा हो। ठीक है ना, जो रिमेनिंग हमारा 65 यूनिट बची है 100 में से, वो ऑब्जर्व हो जाती है। वो ऑब्जर्व कैसे होती है, 14 तो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है, 51 जो है हमारी अर्थ के सरफेस पे पहुंचती है, तो 100 में से 51 ही पहुंच रही है। ठीक है, तो 100 में से 51 ही पहुंच रही है। तो अगर मैं यहाँ पे मोटा मोटा बताऊँ ना, 100% आई थी, 100% में से जो 35 है वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, 35 रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसमें से 65 बची, उस 65 में से भी हमारी जो है 14 एटमॉस्फेयर में ऑब्जर्व हो जाती है, और सिर्फ 51% है जो एग्जैक्टली हमारा अर्थ के एटमॉस्फेयर में रीच करती है। ठीक है, बेसिक चीज़ ये है। ठीक है, द अर्थ रेडिएट बैक, उसके बाद जो 51 यूनिट है उसमें से भी वो रेडिएट बैक करता है इन फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ऑफ दीज 17 यूनिट्स जो है वो रेडिएट हो जाती हैं टू स्पेस डायरेक्टली, एंड रिमेनिंग 34 हमारी जो है एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इसमें से भी क्या होगा, 17 तो हमारी डायरेक्टली चली जाएंगी, जो उसके अलावा जो 30 कितनी बचेगी, 34 बच गई, वो हमारी किस में चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, बेसिक चीज़ हमने देखी। ठीक है, 6 यूनिट्स ऑब्जर्व डायरेक्टली बाय द एटमॉस्फेयर, 9 यूनिट्स कन्वेक्शन के थ्रू, टर्बुलेंस के थ्रू, एंड 19 हमारा कंडेंसेशन के थ्रू। बता रखे कि कैसे एटमॉस्फेयर में जाती है, तो किस तरीके से जाती है, कन्वेक्शन के थ्रू, टर्बुलेंस के थ्रू एंड कंडेंसेशन के थ्रू, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के थ्रू। ठीक है, इन तरीके से वो जाती हैं। 48 यूनिट्स ऑब्जर्व बाय द एटमॉस्फेयर। ठीक है, 48 यूनिट जो है हमारा एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व कर लेता है, एंड आर ऑल्सो रेडिएटेड बैक इनटू द स्पेस। ठीक है, जो 48 यूनिट्स अब हमारे एटमॉस्फेयर के पास है वो भी क्या होती हैं, वो भी रेडिएट बैक हो जाती हैं स्पेस में। सो द जो जितनी भी टोटल रेडिएशन रिटर्न हुई है फ्रॉम द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर रिस्पेक्टिवली, हमारी 65 यूनिट्स हैं, विच बैलेंस द टोटल ऑफ द 65 यूनिट्स रिसीव फ्रॉम द सन, जो कि हमारी वही बैलेंस बनाती हैं। 65 ही आई थी और 65 ही चली गई। सो दिस इज टर्म, दिस इज टर्म द हीट बजट और द हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ, हम इसको कहते हैं। एक्सप्लेन करता है कि वाई अर्थ ना ही तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, डिस्पाइट ह्यूज ट्रांसफर ऑफ द हीट डेट टेक्स प्लेस, मतलब हमेशा हीट जो है ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन फिर भी ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, ना ही वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं वेरिएशंस इन द नेट हीट बजट एट द अर्थ के सरफेस पे। एज एक्सप्लेन अर्लियर, देयर आर वेरिएशंस इन द अमाउंट ऑफ रेडिएशंस रिसीव एट द अर्थ के सरफेस पे। तो हमने देखा था कि वेरिएशंस होता है कि जो सरफेस पे आ रहा है, सम पार्ट ऑफ द अर्थ में सरप्लस रेडिएशंस होती हैं, बैलेंस होती है, वाइल अदर पार्ट में डेफिसिट होती है, कमी होती है। ठीक है, सो आप देखोगे फिगर 8.3 को अगर आप देखोगे तो वो डिपेक्ट कर रहा है लैटिट्यूडनल वेरिएशंस इन अ नेट रेडिएशन बैलेंस ऑफ द अर्थ में। ठीक है, तो मतलब बता रहा है कि किस तरीके से डेफिशिएंट है ना, पोल्स पे डेफिशिएंट होती है। ठीक है, लेकिन सरप्लस होती है कहाँ पे,
डेट इज़ मतलब यहाँ पे आ ज़्यादा रही है, जा कम रही है। वहीं पे जो पोल्स है, बिकॉज पोल्स पे आइस है, तो वहाँ पे आ कम रही रहती है और जा ज़्यादा रहती है, मतलब एक तरीके से, ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा कि सोलर रेडिएशन, दिस इज सोलर रेडिएशन, तो आ ज़्यादा रही है ना, यहाँ पे कम आ रही है, यहाँ पे ज़्यादा आ रही है हमारे इक्वेटर पे, इस तरीके से। लेकिन जा कहाँ से ज़्यादा रही है, पोल्स पे से ज़्यादा जा रही है ना, ये चीज़ दिखा रहा है। तो ये हमारा क्या है, मतलब हमारे पोल जो है वो डेफिसिट में रहते हैं और हमारी जो इक्वेटर है वो सरप्लस में रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ बता रखी है, ठीक है, मोटी मोटी, जो कि हमारा एटमॉस्फेयर सिस्टम दिखाता है। जो फिगर है वो शो करता है कि जो देर इज अ सरप्लस ऑफ नेट रेडिएशंस बैलेंस बिटवीन द 40 डिग्रीज नॉर्थ एंड द साउथ एंड द रीजन्स नियर द पोल हैव अ डेफिसिट। तो हमने देखा जो रेडिएशंस है उनका सरप्लस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो सरप्लस आपको देखने को मिलेगा दैट इज बिटवीन द 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। उसके बीच में तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं पे आपको डेफिसिट कहाँ पे देखने को मिलेगा, पोल्स के पास देखने को मिलेगा। सो जो सरप्लस हीट है वो एनर्जी है फ्रॉम द ट्रॉपिक इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड पोल वर्ड एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉपिक्स डू नॉट गेट प्रोग्रेसिवली हीटेड अप ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेस हीट ऑफ हाई लैटिट्यूड्स गेट परमानेंटली फ्रोजन ड्यू टू द एक्सेस डेफिसिट। तो होता क्या है, जो सरप्लस हीट है हमारे यहाँ से ट्रॉपिक से, वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पोलवर्ड चली जाती है। वो कैसे चली जाती है, वो हमने देखा था ना, हीट जो हमारा एयर का सर्कुलेशन होता है तो उसके थ्रू चली जाती है। एज अ रिजल्ट होता क्या है, जो ट्रॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा डू नॉट गेट प्रोग्रेसिवली हीटेड अप, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ द एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेस हीट। और जो हाई एल्टीट्यूड्स हैं वो लेकिन परमानेंटली फ्रोजन होते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ द एक्सेस डेफिसिट। आपको पता है परमानेंटली फ्रोजन होते हैं, बेसिक चीज़ है। आगे बात करते हैं टेम्परेचर का। सो इंटरेक्शन ऑफ द इंसुलेशन विद द, जो इंटरेक्शन है हमारा इंसुलेशन का विद द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ का सरफेस क्रिएट हीट विच इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर, सॉरी टेम्परेचर, ठीक है। जो इंटरेक्शन है हमारा, जो इंसुलेशन आ रही है विद द एटमॉस्फेयर के साथ, जो अर्थ का सरफेस है वो अपने आप में हीट क्रिएट कर रहा है, हीट रेडिएटिंग बॉडी बन रहा है, तो इस तरीके से आना जाना हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हीट क्रिएट होती है। हीट जब क्रिएट होती है तो उसको मेजर करते हैं किसमें, टेम्परेचर में। वाइल हीट रिप्रेजेंट द मोलिकुलर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कंप्रेजिंग अ सब्सटेंस, द टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्रीज ऑफ हाउ हॉट, ठीक है। तो हीट तो बेसिकली क्या है, एक तरीके से मोलिकुलर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है ना, जितनी ज़्यादा हीट होती है उतना ज़्यादा मूवमेंट होता है पार्टिकल्स में। लेकिन हम अभी हम जो टेम्परेचर है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, डिग्रीज के फॉर्म में, जो है कितना कोल्ड या कितनी हॉट कोई थिंग या प्लेस है उस बेसिस पे हम इसको करते हैं, ठीक है। ओके, सो फैक्टर्स जो कंट्रोल कर रहे हैं हमारे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को, वो क्या है। सो टेम्परेचर ऑफ एयर एट एनी प्लेस, उसको कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है। तो सबसे पहला है लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस, देन देयर इज अ एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस, देन देयर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सी, द एयर मास सर्कुलेशन कैसा है, द प्रेजेंस ऑफ वार्म या कोल्ड ओशन करंट है, या फिर लोकल एस्पेक्ट्स भी करते हैं। लैटिट्यूड की अगर मैं बात करूँ, जो टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस है वो डिपेंड करता है ऑन द इंसुलेशन कितनी उसने रिसीव करी है। तो जितनी ज़्यादा इंसुलेशन वो रिसीव करेगा उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर होगा। और इट हैज़ बीन एक्सप्लेन अर्लियर, जो इंसुलेशन है वो वेरी करती है ना, इंसुलेशन भी वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड, तो हैंस टेम्परेचर भी हमारा वेरी करेगा, ठीक है। एल्टीट्यूड पे अगर मैं बात करूँ तो एटमॉस्फेयर हमारा इंडायरेक्टली हीट होता है बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस फ्रॉम द ब्लू, है ना। हमने देखा था गर्म कैसे होता है एटमॉस्फेयर, नीचे से जब हमारी कंडक्शंस निकलते हैं ना, कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू। देयरफॉर जो प्लेसेस नियर द सी लेवल होगा, है ना, उनका तो हायर टेम्परेचर होगा देन द प्लेसेस सिचुएटेड एट द हायर एलिवेशंस। लेकिन जो हायर एलिवेशंस पे हमारे होंगे वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। इन अदर वर्ड्स जो टेम्परेचर है वो जनरली डिक्रीज़ करता है विद इंक्रीजिंग हाइट, है ना। बेसिक चीज़ ये है, जो रेट ऑफ डिक्रीज है टेम्परेचर का विद द हाइट, उसको हम टर्म करते हैं एज अ नॉर्मल लैप्स रेट। उसको हम क्या कह रहे हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कह रहे हैं, जो कि हमारा क्या है 6.5 सेल्सियस डिग्री पर 1000 मीटर, ठीक है। बेसिक चीज़ बता रखी है। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सो अनदर जो फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है हमारे टेम्परेचर को, वो है लोकेशन ऑफ द प्लेस विद रिगार्ड टू द सी, मतलब सी से कितना दूर है, कितना पास है कंपेयर टू द लैंड। जो सी है वो सी जो है वो हीट करता है स्लोली एंड लॉस करता है हीट को भी स्लोली, मतलब गर्म भी धीरे होगा और ठंडा भी धीरे होगा। लेकिन वहीं पे जो लैंड है वो हीट हो जाता है अप एंड कूल डाउन क्विकली हो जाता है। देयरफॉर वेरिएशन द टेम्परेचर ओवर द सी इज लेस कंपेयर टू द लैंड। तो हम देख सकते हैं जो वेरिएशन है हमारे टेम्परेचर का वो ओवर द सी कैसा होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू द लैंड, है ना। मतलब ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है तो इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देती हूँ। वेरिएशन इन द टेम्परेचर ओवर द सी इज लेस एज कम्पेयर टू द, ठीक है, लैंड। The place situated near the sea come under the moderating influence of the sea and the land breeze which moderate the temperature। तो जो प्लेस हमारे सी की तरफ होता है ना, सी से पास होता है, लैंड के पास होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है और वो टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा घटने या बढ़ने नहीं देता है, ठीक है। एयर मासेस एंड द ओशन करंट्स लाइक द लैंड एंड सी ब्रीजेज, जो पैसेज ऑफ एयर मासेज हैं ऑल्सो इफेक्ट करते हैं टेम्परेचर को, मतलब किस तरीके की हवा चल रही है। सो जो प्लेस विच कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वार्म एयर, जहाँ पे वार्म एयर का इन्फ्लुएंस रहेगा तो उस जगह पे जो एक्सपेंडिचर एक्सपीरियंस हायर टेम्परेचर एंड प्लेसेज दैट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द
कोल्ड एयर मासेस एक्सपीरियंसेस लो टेम्परेचर, तो जहाँ पे हमारा क्या होगा, वार्म एयर जो है वो इन्फ्लुएंस में आएगी ना, इन्फ्लुएंस में रहेगी। तो जो प्लेस वार्म एयर के इन्फ्लुएंस में रहेगा तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा होगा, जहाँ पे जो प्लेस हमारा कोल्ड एयर के इन्फ्लुएंस में होगा तो वहाँ पे लो टेम्परेचर रहेगा। सिमिलरली जो प्लेसेस लोकेटेड हैं ऑन द कोस्ट, है ना, where the warm ocean current flow record higher temperature than the places located on the coast where the cold currents flow, ठीक है। तो सिमिलरली जो प्लेसेस लोकेटेड हैं कोस्ट पे, है ना, कोस्ट के पास होंगे तो वहाँ पे जो वार्म ओशन करंट्स अगर वहाँ पे फ्लो करेगा तो वहाँ पे ऑफकोर्स हाइयर टेम्परेचर होगा। लेकिन ऐसा प्लेस जहाँ पे हमारा ऐसे कोस्ट पे वो लोकेटेड है जहाँ पे कोल्ड करंट्स फ्लो करा तो वहाँ पे क्या होगी, ठंड होगी, है ना, बेसिक चीज़ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर मतलब वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर कैन बी वेल अंडरस्टूड, है ना। जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर को उसको हम समझ सकते हैं बाय स्टडिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जनवरी एंड जुलाई में अच्छे से उनको समझ के, ठीक है। सो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जनरली हमारा आपको देखने को मिलेगा शोन ऑन द मैप विद द हेल्प ऑफ आइसोथर्म्स की हेल्प से हम आपको देखने को मिलेगा। जो आइसोथर्म्स है वो ऐसी लाइन से जो ज्वाइन कर रहे हैं प्लेसेस हैविंग द इक्वल टेम्परेचर, जिनका जो टेम्परेचर है वो इक्वल है, ठीक है। ओके, तो फिगर 8.4 ए एंड जो बी है वो शो करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस ऑफ एयर टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड जुलाई में, ठीक है। इन जनरल में जो इफेक्ट ऑफ द लैटिट्यूड है ऑन द टेम्परेचर इज वेल प्रोनाउंस ऑन द मैप, और ऑफकोर्स लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर में बदलाव है वो आता है, तो वो भी इस चीज़ पे आपको देखने को मिलेगा। एज अ आइसोथर्म्स आर जनरली पैरेलल टू द एल्टीट्यूड, तो आइसोथर्म्स क्या होते हैं, जनरली हमारे क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं टू द लैटिट्यूड। डेविएशन फ्रॉम दिस जनरल ट्रेंड इज मोर प्रोनाउंस इन जनवरी दैन इन जुलाई, ठीक है, स्पेशली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लेकिन जो ये डेविएशन है जो जनरली क्या होना चाहिए था कि अगर ये लैटिट्यूड्स हैं तो इसके ही पैरेलल में कहीं ना कहीं आइसोथर्म्स जो हैं करें, लेकिन ये जो डेविएशंस है इसमें ज़्यादा आपको देखने को मिलती है जनवरी के महीने में, ठीक है, और वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलती है, ठीक है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो लैंड सरफेस एरिया वो मच लार्जर दैन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। हमने देखा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो लैंड एरिया है, आपको पता है लैंड ज़्यादा है वहाँ पे और हमारा दैट इज़ पानी कम है, ठीक है। सो हैंस जो इफेक्ट है लैंड मास का एंड द ओशन करंट का आर वेल प्रोनाउंस, तो यहाँ पे जो इफेक्ट है लैंड मास का एंड ओशन करंट का वो बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलता है। इन जनवरी में जो आइसोथर्म्स हैं वो डेविएट कर जाते हैं टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमारे साउथ की तरफ जाएंगे कॉन्टिनेंट में, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड वो जो है लैंड हमारा कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दैट इज़ वाई यहाँ पे साउथ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, साउथ की तरफ जा रहे हैं, साउथ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, साउथ की तरफ जा रहे हैं, साउथ की तरफ जा रहे हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स पे, क्यों, क्योंकि उसकी करेक्टर ऐसा है वो ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दैट इज़ यहाँ पे टेम्परेचर गिर जाएगा, ठीक है। वहीं पे जो ओशन है, ओशन बहुत ज़्यादा इंपैक्ट में नहीं आते, दैट इज़ वाई उनका जो टेम्परेचर है वो आपको ऊपर की तरफ दिख जाता, इस दैट इज़ वाई आइसोथर्म्स हमारे थोड़े ऊपर की तरफ जाते मिलेंगे। सो दिस कैन बी सीन ऑन दी नॉर्थ अटलांटिक ओशन पे आपको देखने को मिलेगा जो प्रेजेंस है ऑफ द वार्म ओशन जो हमारी करंट है गल्फ स्ट्रीम की एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की मेक्स द नॉर्दर्न अटलांटिक वार्मर ओशन वार्म अटलांटिक ओशन को वार्मर बनाता है एंड अटलांटिक जो है और जो आइसोथर्म्स है वो बैंड करते हैं टुवार्ड्स द नॉर्थ। मतलब यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे बता रखा कि यहाँ पे हमारी दैट इज़ क्या है, गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम इसको कहते हैं एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। तो इस तरीके का ड्रिफ्ट है, दो ओशन करंट्स है ना, इस तरीके से चलते हैं कुछ। अभी ओशन करंट का भी देख लेना एक बार फोटो, एक तो गल्फ, ये गल्फ है और एक हमारा इस तरीके से नॉर्थ जो है अटलांटिक ड्रिफ्ट है, दोनों क्या करेंगी, मेक द नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन को वार्मर बना देंगी। तो हमारा जो है सर्दियों के टाइम पे, है ना, एक फैक्ट लिख लो, सर्दियों के टाइम पे जो नॉर्थ अटलांटिक हमारा ओशन है वो कैसा रहेगा, वार्मर रहेगा, कैसा रहेगा, वार्मर रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ बताई, ओवर द लैंड जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा शार्पली एंड द आइसोथर्म्स बैंड टुवार्ड्स द साउथ इन द यूरोप। तो आप देखोगे जैसे यूरोप में बहुत ज़्यादा साउथ में वो बैंड करेंगे, ऐसा क्यों है, बिकॉज उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है कि बहुत ज़्यादा क्या होगा, गर्म, बहुत ज़्यादा ठंडी, का मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है ना, ठंडा हो जाएगा बहुत जल्दी जल्दी, दैट इज़ वाई, ठीक है। क्योंकि ओशन उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ओशन कम है, ठीक है। इट इज़ मच प्रोनाउंस, मतलब एक तरीके से देखो जहाँ पे हमारा क्या है ना, लैंड ज़्यादा है ओशन से, तो वहाँ पे जो ओशन का इन्फ्लुएंस है ना, इन्फ्लुएंस मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस, इसका जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है, इसका जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है ना वो आपको कम देखने को मिलेगा। बेसिक चीज़ ये बता रखी है, ठीक है। दिस मच प्रोनाउंस इन द साइबेरियन प्लेन। आप साइबेरियन प्लेन में देखोगे तो ये वाला एरिया जो है साइबेरियन प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर कितना ज़्यादा ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। सो द मीन जनवरी टेम्परेचर अलॉन्ग 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज़ माइनस कितना है 20 डिग्री सेल्सियस है, बोथ एट 80 एंड द 50 एंड एल्टीट्यूड्स पर आप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिक चीज़ बता के जो जनवरी का टेम्परेचर है अलॉन्ग द 60 जो है ईस्ट की तरफ लैटीट्यूड में -20 है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 है ना, ये 60 है, तो यहाँ पे कहीं पे एवरेज में -20 आपको देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा बता रखा है, ठीक है।
सो जो मीन मंथली टेम्परेचर है फॉर जनवरी के लिए वो ओवर 27 डिग्री सेल्सियस है इन द इक्वेटोरियल ओशंस में, लेकिन वहीं पे अगर आप देखोगे इक्वेटोरियल ओशंस में, इक्वेटर के पास जो ओशंस हैं वहाँ पे जनवरी पे जो टेम्परेचर है वो कैसा है 27 के आसपास है, ठीक है। नहीं इक्वेटोरियल ये देखो 30 है ना, यहाँ पे इस तरीके से 27 रहेगा, ठीक है। ओवर द 24 इन द ट्रॉपिक्स एंड 2 Celsius to 0 in the middle latitudes and -18 and -48 in the यूरोशियन कॉन्टिनेंटल इंटीरियर। और जितना आप कॉन्टिनेंट के अंदर जाओगे उतना ज़्यादा वहाँ पे आपको टेम्परेचर गिरा हुआ मिलेगा। बेसिक चीज़ बता रखा है, कुछ खास नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। इसमें तो क्या ही रटोगे कि कहाँ का ज़्यादा रहेगा और कहाँ का कम रहेगा, ठीक है। बट हाँ फिर भी देख लेना जो मीन हमारा जनवरी का टेम्परेचर है, ठीक है, हमारा मंथली टेम्परेचर फॉर जनवरी है ना, हमारे इक्वेटोरियल ओशंस पे देखें कितना है, ठीक है। तो व्हाट वी कॉल जो मीन मंथली टेम्परेचर है जनवरी में वो ओवर 27 डिग्री है इक्वेटोरियल ओशंस में एंड 24 डिग्री है ट्रॉपिक्स में, है ना। वहीं पे लैंड पे बता रखा है, मतलब लैंड पे 24 है, ओशंस पे 27, मतलब वहाँ पे जो ओशंस है वो वार्मर मिलेंगे आपको ट्रॉपिक्स वाले इलाके में, है ना। तो जनवरी में क्या होगा, अगर मैं चीज़ लिखूँ तो जनवरी में क्या होगा, जो ओशंस हैं वो ओशन है वो हमारे वार्मर है देन लैंड है, कहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन पे, कहाँ पे इक्वेटर पे। बेसिक चीज़ है, ठीक है, ओके। एंड आपको पता है कि मिडल एटीट्यूड में क्या रहेगा अपना, दैट इज़ इन द -18, मतलब जितना ज़्यादा आप मिडल एटीट्यूड में, तो देखो 2 to 0 था, मतलब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे खड़े होंगे तो आपको कम मिलेगा, लेकिन अगर इसी पैरेलल में जाओ तो यहाँ पे जो आपको जो है टेम्परेचर गिरता हुआ मिलेगा, तो कॉन्टिनेंट जितना ज़्यादा अंदर हो जाएगा वही मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, दैट इज़ द टेम्परेचर ज़्यादा गिरेगा। जो इफेक्ट ऑफ द ओशन है इज़ वेल प्रोनाउंस, वहीं पे जो इफेक्ट है ओशंस का, जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है ओशन का, वो आपको अच्छे से देखने को मिलेगा साउदर्न हेमिस्फीयर में। हेयर जो आइसोथर्म्स है और मोर और लेस पैरेलल टू द लैटिट्यूड रहेंगे, जो वेरिएशन है टेम्परेचर में इज़ मोर ग्रेजुअल रहेगा देन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो हमारा आइसोथर्म्स है और मोर और लेस यहाँ पे पैरेलल रहेंगे टू द लैटिट्यूड्स में, एंड जो वेरिएशन है हमारे टेम्परेचर में वो ज़्यादा ग्रेजुअल रहेगा, मतलब इज़ मोर ग्रेजुअल, मतलब ज़्यादा ग्रेजुअल कहाँ पर रहेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो आप देख सकते हो कि साउथ की तरफ अगर देखोगे तो कितना है यहाँ पे, अगर हमारा एक लैटिट्यूड है तो काफ़ी हद तक आपको पैरेलल देखने को मिलेगा, ठीक है, काफ़ी हद तक कैसा मिलेगा, पैरेलल देखने को मिलेंगे आइसोथर्म्स, ठीक है। तो बता रखा जो आइसोथर्म्स है ऑफ 20C 10C 0 डिग्री वो पैरेलल चल रहे हैं ना, वही बात है। जुलाई में अगर आप जुलाई की बात करते हैं, जो आइसोथर्म्स है वो जनरली जो है रन करेंगे पैरेलल टू द लैटिट्यूड, तो जुलाई में ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इक्वेटोरियल जो ओशंस है वो वार्मर टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे मोर देन 27 डिग्री का, है ना, 27 डिग्री से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा ओवर द लैंड, और लैंड के ऊपर ओवर द लैंड मोर देन 30 डिग्री से भी ज़्यादा होगा इन द सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट रीजन ऑफ एशिया पे, ठीक है। अलॉन्ग इज़ 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, अलॉन्ग द 40 डिग्री में अगर आप देखोगे तो 10 डिग्री मिलेगा लगभग, एंड हमारा वही 40 डिग्री साउथ में भी आपको 10 डिग्री ही मिल रहा है, ठीक है। तो वही बता रखा है कि बेसिक ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने मिलेगा। तो वो हमारा ये जुलाई के मंथ का ना वही, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लगभग 27 है, और अरे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 27 है, और ट्रॉपिक्स के लैंड के पास आपको क्या देखने को मिलेगा 30 डिग्री के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही सेम चीज़ जो है हमारी, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी, है ना, यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। तो मोर और लेस यहाँ पे सेम ही चीज़ें चल रही है, ठीक है। थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना कि गर्मियों में इक्वेटर पे हमारा इक्वेटर के ओशंस में कितना टेम्परेचर है 27 है, और लैंड पे कितना है 30 है ना। लेकिन ये चीज़ रिवर्स हो गई थी, हमने देखी थी सर्दियों में क्या हो रहा था, ओशन ज़्यादा वार्मर थे एंड हमारा लैंड कोल्ड था। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, गर्मियों में चीज़ बैलेंस जो है रिवर्स हो जाएगी, हमारे ओशन ज़्यादा ठंडे रहेंगे एज कम्पेरेटिवली टू द लैंड, ठीक है। फिगर 8.5 शो कर रहा है रेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द जनवरी एंड जुलाई के बीच में, एंड जो हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर है इज मोर देन 60 डिग्री नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोशियन कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर वो कहाँ मिल रही है आपको, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरेशियन कॉन्टिनेंट, मतलब देखो तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे मिलेगी, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरेशियन, ये तो मतलब यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कहीं पे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट नहीं है ना, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ द वहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, दिस इज ड्यू टू द कॉन्टिनेंटलिटी। क्यों है, बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटली। तो इस चीज़ का भी ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाईएस्ट आपको कहाँ देखने को मिलेंगी रेंज ऑफ टेम्परेचर मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस ओवर द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरेशियन। तो कहाँ पे मिलेगा सबसे ज़्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर की
डिफरेंसेस कहाँ मिलेंगी, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरेशियन कॉन्टिनेंट पे बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटलिटी एंड द लीस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, 20 डिग्री साउथ एंड 15 डिग्री नॉर्थ में, मतलब इक्वेटर के पास आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे कम से कम वही डिफरेंसेस कम से कम होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे होंगे, जो सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंटल पार्ट है, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरेशियन कॉन्टिनेंट है ना, यूरेशियन कॉन्टिनेंट का जो दैट इज ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, यूरोप एंड है ना, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, तो इस चीज़ को याद कर लेना। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, तो अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ करता है विद इंक्रीज इन एलिवेशन, जैसे आपका जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, जैसे आपका एलिवेशन मिलेगा, इसको हम नॉर्मल लैप्स रेट बोल रहे थे, हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। एट टाइम्स जो सिचुएशन है वो रिवर्स हो जाती है, नॉर्मल लैप्स रेट जो है वो इन्वर्ट हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इसी को हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। इन्वर्जन इज़ यूजुअली, लेकिन छोटे ड्यूरेशन का होता है बट क्वाइट कॉमन है नॉनथलेस, ठीक है। तो अ लॉन्ग विंटर नाइट विद क्लियर स्काइज एंड स्टिल एयर इज आइडियल सिचुएशन, इसके इन्वर्जन के लिए क्या है पूछ लेंगे, कौन सी हमारी सिचुएशन सबसे अच्छी है, तो लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए है ना, ठंड होना चाहिए, प्लस में क्लियर स्काइज होनी चाहिए ना, ज़्यादा हवा ना चले। तो जो हीट ऑफ द लैंड है वो रेडिएट ऑफ होती है ड्यूरिंग द नाइट, तो नाइट में क्या होता है, जो भी हमारा अर्थ जितना भी गर्म होता है वो निकलता है, अपनी गर्मी निकाल रहा है, एंड बाई अर्ली मॉर्निंग आवर्स तक अर्थ कूलर देन दी ईयर अबव, तो वो ठंडा हो जाता है। तो बेसिकली कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे अर्थ ने रेडिएट करना शुरू कर दिया, तो सुबह मॉर्निंग में क्या होगा, यहाँ पे तो गर्म गर्म हवा होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कूल्ड होगी बिकॉज यहाँ पे तो कोल है ही, तो जहाँ पे कोल्ड है मैं इसको इस कलर से बनाती हूँ, तो यहाँ पे कोल्ड एयर है, अर्थ भी कोल्ड हो गया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका टेम्परेचर नहीं घट रहा है ना, टेम्परेचर भी बढ़ ही रहा है ना, क्योंकि ऑफ दी हीटनेस, बिकॉज ऑफ दी हीटनेस है ना, बिकॉज ऑफ दी हीटनेस, ठीक है। ये बेसिक चीज़ ये बताना चाह रहा है, ठीक है, ठीक है। सो ओवर द पोलर एरियाज जो टेम्परेचर है इन्वर्जन है वो ज़्यादा नॉर्मल रहता है थ्रू आउट द एरिया, तो ध्यान रखना हमारे यहाँ पे सर्दियों में और वैसे पोलर रीजन में ये नॉर्मल रहता है। सरफेस इन्वर्जन जो है वो प्रमोट करता है स्टेबिलिटी इन द लोअर लेयर ऑफ द हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ये क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रमोट करता है। स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं कभी कभार गेट कलेक्टेड बीनीथ द इन्वर्जन लेयर के बीनीथ में, मतलब उसके नीचे जो है कलेक्ट हो जाते हैं एंड स्प्रेड होते हैं हॉरिजॉन्टली टू फिल द लोअर स्ट्रेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब क्या होता है, कुछ नहीं है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी गर्म हवा है तो उसके नीचे क्या आती है, ठंडी हवा आ जाती है ना, बेसिक चीज़ वही बता रहा है, कुछ खास नहीं है कि गर्म हवा जब भी जाएगी ऊपर जाएगी तो उसकी जगह ठंडी हवा ले लेगी, ठीक है। सो डेंस फॉग्स इन मॉर्निंग्स आर कॉमन अकरेंसेज स्पेशली ड्यूरिंग, और तब क्या होता है जब ये हवा ले लीजिए डेंस हवा, तो इसके यहाँ पे क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह भी आते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे गर्माहट है, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, दैट इज़ अ ठंडी हवा है, और ठंडी हवा के साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, तो इस पर क्या होता है फिर हमारी फॉग जमती है, दैट इज़ वाई फॉग जमती है ना। एंड दिस इन्वर्जन कॉमनली लास्ट करता है फ्यू आवर्स अंटिल द सन कम्स अप एंड ब्रिंग्स बींग्स टू वार्म द अर्थ, जब तक भी फिर दोबारा से हमारा अर्थ गर्म होने लगेगा, सो तब तक ये चीज़ जो है वो होती है, ठीक है। दैट इज़ वाई जैसे धूप निकल जाती है तो फॉग चली जाती है ना, सर्दियों में देखा है। तो इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन द हिल्स एंड द माउंटेन्स ड्यू टू एयर ड्रेनेज, और हवा ये हमारी हिल्स में एंड माउंटेन्स में भी लेते हैं बिकॉज ऑफ द एयर ड्रेनेज। जो कोल्ड एयर है द हिल्स एंड स्टेशन प्रोड्यूस ड्यूरिंग नाइट, तो हमारी कोल्ड हवा कब प्रोड्यूस होती है, हमारी हिल्स एंड माउंटेन्स पे प्रोड्यूस होती है नाइट के दौरान। फ्लोज अंडर द इन्फ्लुएंस, और वो हमारी मतलब वो बता रहा है कि रात के समय हमारी कैसी चलती है, इस तरीके से चलती है हमारी ना, माउंटेन से हमारी नीचे की तरफ चलती है। बीइंग हैवी एंड डेंस, बिकॉज वो हैवी है, डेंस है, जो कोल्ड एयर है वो एक्ट लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ वाटर एंड मूव्स डाउन द स्लोप टू पाइल अप द डीपली इन पॉकेट्स एंड वैलीज बॉटम्स विद वार्म एयर अबव। तो होता क्या कि बिकॉज वो क्या है, ठंडी हवा है, अब ठंडी ऊपर से चल रही है हवा कोई नीचे की तरफ, तो वहाँ ठंडी हवा होगी। अब ठंडी हवा आती है तो कैसी होती है, भारी होती है, डेंसर होती है, तो वो नीचे बैठ जाती है, और उसके ऊपर क्या होती है, उसके ऊपर क्या आती है हमारी कोल्ड हवा, यहाँ पे यहाँ पे हमारी वार्म हवा होती है, यहाँ पे हमारी कोल्ड हवा हो जाती है नीचे। अब इस कोल्ड हवा में तो वही वाली सिचुएशन क्रिएट होगी, ठीक है, एंड जिसको हम एयर ड्रेनेज कहते हैं। एंड इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम दी दैट इज़ फ्रॉस्ट डैमेज से कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी देता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट लाइक ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे कि हमारा इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है, बस डिफरेंस है एयर ड्रेनेज में क्या है कि ये हमारा कहाँ हो रहा है, हिल्स पे हो रहा है, सेम चीज़ है, ठीक है। तो अब देखिए एक देख लेते हैं प्लिंक्स लॉ क्या कहता है कि जो हॉटर अ बॉडी द मोर एनर्जी इट विल रेडिएट एंड द शॉर्टर द वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशन। वो क्या कह रहा है, जितनी ज़्यादा बॉडी जो है गर्म होती है, मोर एनर्जी, उतनी ही ज़्यादा वो रेडिएट करती है। जिसके हमारा सन है जो गर्म है तो ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करता है एंड उसकी वेवलेंथ उतनी ज़्यादा शॉर्टर होती है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट इन द इज़ द एनर्जी नीडेड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, एक एनर्जी है जिससे कि हमारे टेम्परेचर रेज करता है, बेसिक चीज़ बता रखी है, कुछ खास नहीं है। तो सन इज डायरेक्टली ओवरहेड कब होता है, नून एट द 21 जून पे, वो कब होता है 23 डिग्री 0.5 नॉर्थ में, ठीक है।
जो द फॉलोइंग सिटीज़ आर दी डेज द लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा लंबे किसके दिन होंगे, तो बेसिक सी चीज़ है किसके होंगे, दैट इज़ ऑफ दी हमारे चंडीगढ़ के होंगे, जितने ज़्यादा वो कॉन्टिनेंटल है, ठीक है। एटमॉस्फेयर इज़ मेनली हीटेड बाय द, एटमॉस्फेयर जो है हमारे मेनली किसकी तरफ हीट होती है, किसकी वजह से हीट होती है, तो हमने देखा था कि हमारी किसकी वजह से हीट होती है, दैट इज़ ड्यू टू द सोलर वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस या शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस या फिर रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशंस। तो ऑफकोर्स हमारी शॉर्ट या लॉन्ग में से ही होती है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर हमारा गर्म किस वजह से होता है, लॉन्ग वे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हमारा ज़्यादा होता है, ठीक है। बाकी देख लीजिए इंसुलेशन क्या है, हमने देखा था इंसुलेशंस क्या होती हैं, इंसुलेशंस आर दी इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। एल्बिडो क्या होता है, एल्बिडो क्या होता है हमारा, एल्बिडो इज़ अ परसेंटेज ऑफ विजिबल लाइट रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट। आइसोथर्म क्या होते हैं, दीज आर द लाइन जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ द इक्वल टेम्परेचर एंड एनुअल रेंज क्या है, डिफरेंस बिटवीन द मीन टेम्परेचर ऑफ द वार्मेस्ट एंड द कोल्डेस्ट मंथ का उसका डिफरेंस, बेसिक चीज़ बता रखा है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। दैट इज़ इट। अब थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो से शुरू करते हैं, चैप्टर 9 भी करना है अभी, ठीक है। एंड देन आफ्टर डूइंग दैट we need to do the chapter 10 and then chapter 11 भी करना है। तो उसके लिए वेट अ मिनट, थोड़ा सा 9 भी हम कर ही लेते हैं, ठीक है। हाफ ऑफ द 9 वी विल डू इन दिस वीडियो, ओके, बट लेट्स टेक अ ब्रेक।